Good morning, students. Again, we are starting today with the first chapter of history, and today we are going to cover the fourth portion, that is the making of Germany and Italy plus Britain. Also we will see, means ultimately what we are going to see today, that how German unification, Italian unification and Britain unification occurred. All these three countries unification today we are going to see, and at first we are going to start with the जर्मन यूनिफिकेशन, और वी कैन से द मेकिंग ऑफ जर्मनी के जर्मनी एक्चुअली ओवरऑल एक कंट्री के रूप में एक फॉर्म में कैसे सामने आया. तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द प्रीवियस क्लास. व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, वी हैव डिस्कस्ड टू रिवॉल्ट्स. एक्चुअली वी हैव डिस्कस्ड द रिवॉल्ट्स ऑफ फ्रॉम 1830 to 1848. In that we have discussed the popular revolt by poor peoples or peasants of France because of the extreme hardship, food shortage, increasing population, unemployment. ठीक है, इन चीजों की वजह से क्या हुआ, फ्रांस में रिवॉल्ट हुआ और फाइनली फ्रांस में एक बार फिर जो है मोनार्क जो है हटकर जो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई. देन वन मोर इवेंट वी हैव सीन ऑफ सिलीसियाज वीवर. सिलीसिया में वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो रिवॉल्ट किया, तो दीज रिवॉल्ट्स आर कॉल्ड एज पॉपुलर रिवॉल्ट ऑफ 1830 to 1848 एंड दिस वाज डन बाय पुअर पीजेंट्स एंड इन सिलीसिया वीवर्स. Whereas second thing we have seen in 1848 one more revolt by middle class people. थर्ड स्टेट के हायर सेक्शन के लोगों ने, जब वो पुअर पीपल एक तरफ रिवॉल्ट कर रहे थे तो साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड मिडिल क्लास लोगों ने भी रिवॉल्ट छेड़ दिया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड एट द सेम टाइम फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो मिडिल क्लास पीपल्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स स्टार्टेड दिस रिवॉल्ट. देन वन एग्जांपल ऑफ जर्मनी इज गिवन, that Germany we have already discussed, that is the pre-stage for getting independence in Germany. मतलब इंडिपेंडेंस लाने के लिए, डेमोक्रेसी फॉर्म करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप अपन ने पढ़ा, जो कि अनसक्सेसफुल रहा जर्मनी में, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि द मेंबर ऑफ मिडिल क्लास पीपल्स कॉल्ड द किंग वॉज विलियम फोर्थ. फेडरिच विलियम फोर्थ किंग थे उस समय प्रूशिया के. तो दे कॉल्ड द किंग एंड फर्स्ट मिडिल क्लास पीपल फॉर्म देयर ओन असेंबली, gathered and they formed their assembly and they decided to frame the constitution. They framed the constitution, then they called the king in the फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एट सेंट पॉल्स चर्च. सेंट पॉल्स चर्च जो है फ्रैंकफर्ट एक प्लेस है, वहां पे किंग को कॉल करते हैं. दे शो और दे सबमिट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेट टू द किंग दैट दे वांट टू फ्रेम द पार्लियामेंट and they want to limit the power of the king. They want to give power to the general citizen and they want king to remain there, means they want to frame the constitutional monarchy. But king rejected this proposal and with the help of other nations, king suppressed the national assembly. So like that this first step for German unification failed. फिर हमने देखा कि हालांकि जो फर्स्ट स्टेप था दैट वाज फेल्ड, बट कहीं ना कहीं मोनार्क्स को, कंजर्वेटिव्स को रियलाइज हो गया था कि वी आर सप्रेसिंग द रिवॉल्ट, बट अगेन एंड अगेन पीपल आर स्टार्टिंग these revolts. So now for long period we can't suppress the voice of the people, general population, because maximum number is of poor peoples. तो they realize कि that certain changes are necessary. अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर अपन ने रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि इन रशिया द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स ऑफ पीपल, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स. जिसमें अपन ने कंजर्वेटिव्स के बारे में क्या पढ़ा था कि कंजर्वेटिव्स आर दोज पीपल हु डोंट वांट चेंज इन द सोसाइटी, दे आर इन द फेवर ऑफ मोनार्क. मोनार्क के जो सगे होते थे, जो मोनार्क को चाहते थे, जो राजा के फेवर में होते थे, दैट पीपल आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव्स. लिबरल दैट वांट सर्टेन चेंज इन द सोसाइटी एंड रेडिकल्स हु वांट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी. प्लस हमने रशियन रिवॉल्यूशन में ये भी पढ़ा था कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने भी बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हो गए थे. दे वांट चेंज इन द सोसाइटी बट दे वांट स्लो चेंज इन द सोसाइटी. तो दैट थिंग अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कि कंजर्वेटिव्स नाउ रियलाइज कि अगर हम बदलाव नहीं लाएंगे तो लोग हमारे खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे और देश में, कंट्री में अगर चेयर्स होगा तो इसका फायदा एक बार फिर कोई और डिक्टेटर ले. जैसे नेपोलियन ने फायदा उठाया था ना, तो अब राजा लोगों को ये डर बैठ गया था कि कहीं और डिक्टेटर जो है कहीं से और नहीं खड़ा हो जाए, वो आके जो है हमारे कंट्री पर कब्जा
न कर ले। तो नाउ दे रियलाइज कि सर्टेन चेंजेस आर नेसेसरी एंड दे स्टार्टेड डूइंग द चेंजेस। नाउ वी आर कमिंग टू अ पॉइंट, द मेकिंग ऑफ जर्मनी और जर्मन यूनिफिकेशन। ये नोटबुक में आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो तीनों टॉपिक्स हम करेंगे तो तीनों पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन एंड ब्रिटेन यूनिफिकेशन। तो लेट अस स्टार्ट विद द जर्मन यूनिफिकेशन। अब जर्मन यूनिफिकेशन में नंबर स्टार्टिंग में एक लाइन दे रखी है, जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। कि कभी आपने ये सुना है कि किसी नेशन में आर्मी ने देश को बनाने में, यूनिफाई करने में रोल प्ले किया है? तो हाँ, हम देखेंगे जर्मनी में जर्मन की आर्मी ने रोल प्ले किया, प्रूशिया की आर्मी ने रोल प्ले किया जर्मन को यूनिफाई करने में। अब इधर अपन ये देखेंगे कि जर्मन रोल ऑफ आर्मी देखेंगे, फर्दर हम ये देखेंगे कि जर्मन में जो है कंजर्वेटिव्स थे ना बेटा, उन्होंने रियलाइज किया, उनको एहसास हुआ कि अब जो है देश में बदलाव लाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, जनरल सिटीजन्स को पावर देनी चाहिए, और जो जर्मन स्मॉल स्मॉल राज्यों में डिवाइडेड है अलग अलग मोनार्क्स के अंडर में, उनको यूनिफाई करना जरूरी है। अगर हम यूनिफाई नहीं करेंगे तो जनरल सिटीजन्स जो है राइट्स करते रहेंगे, डिमांड करते रहेंगे, देश में हालत बिगड़ेंगे और कोई और आके जो है डिक्टेटर जो है कब्जा कर लेगा, ये मैंने बताया। तो इस चीज को रियलाइज करते हुए जर्मन में जो प्रूशिया के किंग रूल कर रहे थे, उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया, नाउ प्रूशिया वांट्स टू यूनिफाई जर्मनी। जर्मन को कौन यूनिफाई करना चाहता है? प्रूशिया। ठीक है, अब अपन उससे पहले ये देखेंगे कि जब नेपोलियन आए थे ना बेटा 1804 में फ्रांस में, और धीरे धीरे उन्होंने जो है अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप को ऑक्यूपाई करना शुरू किया, तो नेपोलियन ने क्या किया? जर्मन में भी बदलाव लाया। नेपोलियन के आने से पहले जो है जर्मन नियर बाय 300 कन्फेडरेशन में डिवाइडेड था, मतलब 300 और अबव हम कह सकते हैं स्मॉल स्मॉल पैचेस, टुकड़े थे जर्मन के। नेपोलियन ने उन सबको यूनिफाई करके और 39 कन्फेडरेशन में कन्वर्ट कर दिया था। तो कन्वर्टिंग ऑफ जर्मनी इनटू 39 कन्फेडरेशन बाय नेपोलियन फ्रॉम 300 एंड अबव यूनिट्स। 300 ज्यादा कन्फेडरेशन थे, पार्ट्स थे जर्मनी के, उसको बदल के नेपोलियन ने क्या किया था? 39। और जब वो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी ना, जिसमें एक बार फिर कंजर्वेटिव्स आ गए थे, न्यू कंजर्वेटिव्स ड्यूक मेटरनिच के अंडर में, तो जब ये ट्रीटी ऑफ वियना हुई तो उस दौरान नेपोलियन हार गया था, फिर ये ट्रीटी हुई थी। तो नेपोलियन को हराने के बाद जो फ्रांस में नेपोलियन ने सारी चीजें मिला ली थी ना, उन कन्फेडरेशन को नई बाउंड्रीज वापस रिफ्रेम की गई थी। और अपन ने वहां पे ये भी पढ़ा था कि जर्मन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, जर्मन को नहीं छेड़ा गया। जर्मन में जो बदलाव लाए थे नेपोलियन ने, 300 से 39 कन्फेडरेशन कर दी थी, तो वो दूसरी कंट्रीज ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा टुकड़ों को मैनेज करने से अच्छा है 39 कन्फेडरेशन को। और इन 39 कन्फेडरेशन थी जो जर्मनी की, उनका आपस में बहुत अच्छा ट्रेड फ्लोरिश हो रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, तो इसको अनटच रखा गया था। अनटच रखा गया तो फिर उसके बाद जब ये नई कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, या नेपोलियन के जाने के बाद जर्मनी में कौन रूल कर रहा था? बेसिकली 4-5 कंट्रीज जो है रूल कर रही थी, जिसमें मेजर पावर थी प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और फ्रांस भी था, डेनमार्क भी था। पर फ्रांस और डेनमार्क के पास जर्मन का इतना हिस्सा नहीं था जितना ज्यादा मेजर पार्ट, सबसे ज्यादा पार्ट पे रूल कर रहा था जर्मन में ऑस्ट्रिया नंबर 1 पे, आफ्टर दैट प्रूशिया, आफ्टर दैट फ्रांस एंड डेनमार्क। बट स्लोली विद द पासेज ऑफ टाइम जो है प्रूशिया जो है मेजर पावर बनता जा रहा था। और नाउ प्रूशिया किंग कौन थे? किंग केसर विलियम फर्स्ट। अभी केसर विलियम फर्स्ट कौन थे? जो लास्ट अपन ने फर्स्ट स्टेप जो अपन ने जर्मन यूनिफिकेशन का पढ़ा, जिसमें किंग ने रिजेक्ट कर दिया था नेशनल असेंबली का प्रपोजल, तो उसमें जो किंग थे दैट वाज केसर विलियम फोर्थ। केसर विलियम फोर्थ के भाई थे, उनके बाद जो प्रूशिया के किंग बने थे वो थे केसर विलियम फर्स्ट। तो केसर विलियम फर्स्ट ने, प्रूशिया के किंग ने डिसाइड किया कि अब जो है जर्मन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्पज से, डिक्टेटर से बचाने के पर्पज से यूनिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट प्रूशिया के इस डिसीजन को अपोज किया ऑस्ट्रिया ने, डेनमार्क ने एंड फ्रांस ने। अब जो ये केसर विलियम फर्स्ट ने डिसीजन लिया कि जर्मन को यूनिफाई करना चाहिए, तो ये यूनिफिकेशन का प्रपोजल उन्होंने पास किया अपने चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क को। प्रूशियन किंग के अंडर में चीफ मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क को ने जो है अपने प्रूशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी हायर ऑफिशियल IAS RS उनको बोलते हैं, ठीक है। तो
ऑटोमन बिस्मार्क ने, अपना क्या क्वेश्चन था कि क्या आर्मी ने रोल प्ले किया है, तो हाँ, ऑटोमन बिस्मार्क ने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से जो अपोजिट कंट्रीज अपोज कर रही थी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क के साथ 3 वॉर्स लड़े, और वो 3 वॉर जो है 7 पीरियड 7 ईयर्स के अंतराल में गैप में 3 बार लड़ेगी, और फाइनली प्रूसिया जीत जाती है, और जो जर्मन यूनिफाइड करना चाहती है वो हो जाता है। फाइनली 18 जनवरी 1871 में जो है जर्मन यूनिफिकेशन होता है। पैलेस है एक वर्सिलीज में, मिरर पैलेस है, वहां पे जो है किंग केसर विलियम फर्स्ट के जो है ओवरऑल जर्मनी का किंग जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है, और इस बार जो यूनिफिकेशन होता है उसके बाद जो है जर्मन में जो है मॉडल थिंग्स अडॉप्ट की जाती है। जैसे नेपोलियन जब स्टार्टिंग में आया तो उन्होंने मॉडर्नाइज किया था ना बेटा फ्रांस को, तो लोगों ने क्या किया, उनको एक्सेप्ट किया था स्टार्टिंग में, बाद में उनकी बुराइयां पता चली थी। तो यहाँ पे भी जो है अब जो राजा है वो मॉडर्नाइज करना चाह रहा है ताकि लोग जो उसे एक्सेप्ट करें जर्मन यूनिफिकेशन को। इस बार जो है प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम फ्रेम किया जाता है। प्रूशिया, जैसा प्रूशिया में था वैसे ओवरऑल जर्मन में जो है प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम होता है, लीगल सिस्टम होता है, मॉडर्न करेंसीज और बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस बार जर्मन यूनिफिकेशन मॉडर्न तरीके से होता है, और ओवरऑल जर्मन यूनिफिकेशन 1871 में हो जाता है। इट वाज डन बाय ऑटोमन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, एंड फाइनली ओवरऑल जर्मनी का एक ही राजा बनता है, केसर विलियम फर्स्ट। तो दिस वाज द जर्मन यूनिफिकेशन। तो ये आप नोटबुक में करना। नाउ वी आर मूविंग टू फर्दर दैट इटालियन यूनिफिकेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इटालियन यूनिफिकेशन या इटली यूनिफाइड। ओके बेटा, तो बिफोर स्टार्टिंग विद द इटालियन यूनिफिकेशन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द मैप ऑफ द इटली बिफोर द यूनिफिकेशन पीरियड, या एट द टाइम ऑफ 1858। यूनिफिकेशन होने से पहले जो है इटली किस तरीके से था। तो इटली was divided into 3 portions, north, central and southern part. Beside this, 2 island groups are also there. One is Corsica and other Sardinia, Piedmont. ठीक है, तो जो इटली का नॉर्थ था ना बेटा, ये मैप आपके पेज नंबर 21 पे भी दिया, उसको मैंने अपने तरीके से बनाने की कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो एट द मिडाइवल टाइम क्या था, ये पूरा इटली जो है टोटली अपन कह सकते हैं 7 डिफरेंट एम्पायर्स रूल कर रहे थे। तो आप अपने मैप में देखेंगे ना, तो कौन कौन से एम्पायर्स थे, सर्डिना, लोम्बार्डी, वेनिस, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, पेपल स्टेट, सिसिली। ठीक है, तो ये सारे मिला के 7 डिफरेंट स्टेट्स जो है इटली पर रूल कर रहे थे बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, और टोटल नॉर्थ में जो अपन देखें, नॉर्थ में जो भी ये एरियाज कवर कर रहे हैं, मोडेना, पार्मा, टस्कनी, जो भी जो वेनिस, जो नॉर्थ के एम्पायर है ना, तो पूरे जो नॉर्थ था इटली वहां पर रूल कर रहे थे हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर किसका था, ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रियन पीपल जो है पूरे इटली के नॉर्थ में रूल कर रहे थे, और ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था इटली के नॉर्थ में। और इटली के मिडल में रूल कर रहे थे पेपल स्टेट जहां पर कि पॉप रूल करते हैं। पॉप कौन होते हैं, जो क्रिश्चियन हेड होते हैं ना बेटा, क्रिश्चियन धर्म के जो हेड, उनको अपन बोलते हैं पॉप, और वो जो रूल होता है उसको बोलते हैं पेपल स्टेट। तो इटली के नॉर्थ में रूल कर रहा था ऑस्ट्रिया, हैब्सबर्ग एम्पायर, मिडिल में रूल कर रहे थे पेपल स्टेट, पॉप्स, और इटली के साउथ में रूल कर रहे थे बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। बॉर्बन फैमिली पड़ी थी ना, पर वो फ्रांस की पड़ी थी, यहाँ पे दूसरी बॉर्बन फैमिली है स्पेन की। तो इटली के साउथ में रूल कर रहे थे बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। अब इटली के साउथ को अपन जो है, इटली का साउथ जो है पहले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, नेपल स्टेट और सिसिली, और बाद में इसको हटा के पूरा एक बना दिया गया था। इसलिए इस पार्ट को, साउथ को, 2 सिसिलीज, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज भी कहा जाता है। तो इटली का जो साउथ है उसको किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, नेपल स्टेट और सिसिली, और बाद में इनको जोड़ दिया गया था। तो नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज। तो इटली नॉर्थ वाज रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया, हैब्सबर्ग एम्पायर, सेंट्रल पॉप, एंड साउथ वाज रूल्ड बाय बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। और इस पूरे पोर्शन के अलावा इटली के 2 आइलैंड्स थे। ये पोर्शन तो फ्रांस का था, तो इसको अपन को नहीं देखना है। दिस वाज रिलेटेड, कॉर्सिका वाज रिलेटेड टू फ्रांस।
दूसरा जो आइलैंड था इटली के पास में दैट वाज सर्डिना पिडमोंट। सर्डिना भी कहते हैं, पिडमोंट भी कहते हैं और सर्डिना पिडमोंट भी कहते हैं। तो दिस इज सर्डिना पिडमोंट। और ओवरऑल जो इटली है, ओवरऑल इटली में सिर्फ और सिर्फ इस सर्डिना पिडमोंट में एक्चुअली जो है यूनिफिकेशन से पहले जो है इटालियन प्रिंस रूल कर रहे थे। बाकी सारा ये एरिया जो मेन एरिया है वहां पे दूसरे दूसरे राज्य रूल कर रहे हैं। इटली होते हुए भी इटली का राजा यहाँ पे रूल नहीं कर रहा है। इटली का राजा कहाँ रूल कर रहा है? सिर्फ सर्डिना पिडमोंट पे। और कौन सा राजा रूल कर रहा था उस समय बिफोर यूनिफिकेशन? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तो ये तो हुआ आपका ओवरऑल मैप जिसको समझना जरूरी था। क्या पढ़ा कि बेसिकली इटली जो है 3 पार्शन में है। नॉर्थ में ऑस्ट्रिया, सेंट्रल में पॉप, साउथ में बॉर्बन फैमिली रूल कर रही है। और यहाँ पे जो आइलैंड है सिर्फ उस इतने प्रोपोर्शन पे सर्डिना पिडमोंट पे एक्चुअली इटालियन प्रिंस का रूल है। कौन रूल कर रहा है? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ठीक है, अब उसके अलावा अपन यहाँ पे 4 पीपल्स का जो है रोल अपन पढ़ेंगे, 4 पर्सनैलिटीज का। और इन 4 लोगों का रोल पढ़ते पढ़ते अपन इटालियन यूनिफिकेशन भी कवर करेंगे। तो एग्जाम में जो इटालियन यूनिफिकेशन से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन आता ना, तो वो इटालियन यूनिफिकेशन भी आता है और काफी बार इन लोगों का रोल भी एक पर्टिकुलर जो है पर्सनैलिटी का रोल पूछ लेते 3 मार्क्स में कि व्हाट वाज द रोल ऑफ गिउसेप्पे मैज़नी इन इटालियन यूनिफिकेशन, व्हाट वाज द रोल ऑफ किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड इन इटालियन यूनिफिकेशन। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर जो थे कैबोर और उसी तरह से गिउसेप्पे गैरिबाल्डी का भी रोल जो है पूछा जाता है। तो अब जब ये क्वेश्चन आप करोगे ना कॉपी में, तो इटालियन यूनिफिकेशन भी करोगे, इस मैप को भी देख लेना आप, और फर्दर जो है ये क्वेश्चन आप अलग अलग एक एक पर्सनैलिटी के बारे में भी 4-4, 5-5 लाइनें जो है बन सकती है जैसे वो लिखोगे। तो ये दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कॉपी में नोटबुक में करना। तो अब ये रोल देखते देखते हम इटालियन यूनिफिकेशन कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम रोल देखेंगे गिउसेप्पे मैज़नी। गिउसेप्पे मैज़नी याद आ रहा है बेटा कौन थे? रिवॉल्यूशनरी। आगे अपन ने टॉपिक पढ़ा था, पेज नंबर मैं बता देती हूँ आपको, रिवॉल्यूशनरीज अपन ने पढ़े थे पेज नंबर 12 पे। अपन ने जो रिवॉल्यूशनरीज पढ़े थे उसमें अपन ने कौन पढ़ा था? सीक्रेट सोसाइटीज फ्रेम करते हैं। कौन पढ़ते हैं? फ्रेम करते हैं गिउसेप्पे मैज़नी, जिसको कि ड्यूक मेटरनिच ने क्या कहा था कि वो सोशल ऑर्डर के एनिमी हैं। वो जो कंजर्वेटिस्ट है, मोनार्क है, उनके एनिमी है, उनके बारे में कहा था ड्यूक मेटरनिच ने। तो गिउसेप्पे मैज़नी एक रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने 1830 से ही जो है इटली को यूनिफाई करने का जो है बोलते ना शीट शो कर दिए थे, बीज बो दिए थे। मतलब इटली को यूनिफाई करने का सपना जो है गिउसेप्पे मैज़नी ने स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेप जो है 1830 में ही थ्रू सीक्रेट सोसाइटीज, यंग इटली अपन ने पढ़ा था ना, उन्होंने इटालियाना यंग इटली करके 2 सोसाइटीज फ्रेम की थी। गिउसेप्पे मैज़नी ने सीक्रेट सोसाइटीज, अंडरग्राउंड सोसाइटीज फ्रेम की थी फॉर यूनिफाइंग इटली। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है इटली को यूनिफाई करने का जो है गिउसेप्पे मैज़नी ने 1830 से ही स्टार्ट कर दिया था थ्रू फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, बट ही वाज फेल्ड एंड ही वाज सप्रेस्ड। फिर जो है हालांकि उनको फेल कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, पर कहीं ना कहीं जो है किंग के दिमाग में, लोगों के दिमाग में जो है यूनिफिकेशन का जो शीड है, जो बीज है, वो उन्होंने बो दिया था। एंड फर्दर इन 1858 किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जब ये रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज तेज होती जा रही है, जो पूरे यूरोप में फैलती जा रही है, तो इटली में भी जो है विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो किंग थे इटली के, यहाँ सर्डिना पिडमोंट के, वो रियलाइज करते हैं कि अब समय आ गया है कि पूरे इटली को यूनिफाई किया जाए। ये पूरा इटली हमारा है, तो भी हम सिर्फ इतने से पोर्शन में रूल कर रहे हैं, क्यों? तो नाउ ये वांटेड टू यूनिफाई इटली। अब जब ये विक्टर इमैनुअल सेकेंड के बारे में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि विक्टर इमैनुअल सेकेंड वांटेड टू यूनिफाई इटली। Why? Because he wanted the political administration at the same time he want the economic development। वो समझ गए थे कि जब तक एक नहीं होगा तब तक प्रॉपर ट्रेड नहीं होगा और इकोनॉमिकली जो है फ्लोरिश नहीं हो सकते। तो फॉर पॉलिटिकल कह सकते हैं डेवलपमेंट, एट द सेम टाइम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डोमिनेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विक्टर इमैनुअल सेकेंड वांट्स टू यूनिफाई द इटली। तो ये उसका रोल था। अब विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो है यूनिफाई करने के लिए किसको काम दे देते हैं? फर्दर डिसीजन तो ये ले लेते हैं कि हमको जो है इटली को यूनिफाई करना है, तो वो ये काम दे देते हैं माउंट कैवोर को। कैवोर कौन है? उनके अंडर में चीफ मिनिस्टर है। तो कैवोर कौन है? 1 मार्क्स में आ सकता है। तो ही वॉज चीफ मिनिस्टर अंडर विक्टर इमैनुअल सेकेंड एंड ही प्लेड अ मेजर रोल इन यूनिफाइंग
इटली। अब कैवोर क्या करते हैं, कैवोर जो है उस समय बहुत ही रिच कह सकते हैं वेल्दी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज में थे, और वो जो है इटली ना बोल के फ्रेंच बोलना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले भी कि फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उस समय जो है कह सकते हैं हाईएस्ट सोसाइटी का सिंबल था। लोग जो है बहुत प्रेस्टिजियस मानते थे फ्रेंच लैंग्वेज बोलना। तो जैसे दूसरे लोग मानते थे वैसे जो है कैवोर अपन कह सकते हैं ना तो नेशनलिस्ट थे ना डेमोक्रेट थे, उनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। वो वेल्दी पीपल की इजी लाइफ जी रहे थे, बट सिर्फ किंग के कहने पे कि इटली को यूनिफाई करना है तो वो क्या करते हैं, वो लेते हैं फ्रांस की मदद। क्यों? क्योंकि वो फ्रांस के फेवर में होते हैं, उनको फ्रेंच लोग अच्छे लगते हैं, फ्रेंच स्पीक करना अच्छा लगता है। तो वो क्या करते हैं, जब किंग ऑर्डर दे रहे हैं इनको इटली को यूनिफाई करने का, तो वो फ्रांस के साथ सीक्रेटली नेगोशिएशन करके फ्रांस की हेल्प से काम कैप्चर करते हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर पे अटैक करते हैं, फाइनली हैब्सबर्ग एम्पायर को इटली से मिला देते हैं, ऑस्ट्रेलियंस को हरा देते हैं 1859। 1859 में इटली के अंदर में क्या आ गया, पूरा नॉर्थ आ गया, ठीक है। तो ये रहा कैवोर का रोल कि विद द हेल्प ऑफ फ्रांस ही सीक्रेटली अटैक्ड ऑन द नॉर्थ ऑफ द Italian Habsburg Empire and defeated Austria in 1859. Who? Cavour. अब अपन नेक्स्ट रोल देख रहे हैं गियुसेप्पे गैरिबल्डी का। अब ये एक रिवॉल्यूशनरी है, जैसे गियुसेप्पे मैज़ारिनी एक रिवॉल्यूशनरी थे ना, तो ये भी एक रिवॉल्यूशनरी है। इनका जो है जनरल पीपल पर फ्रांस के इटली के जो लोकल पीजेंट्स हैं, लोकल जो इलिटरेट पीपल है, उनपे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। वो एज ए लीडर देखते थे गियुसेप्पे गैरिबल्डी को, ये एक रिवॉल्यूशनरी थे। तो जब ये फ्रांस इटली को यूनिफाई करने का जो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो ये भी पीछे नहीं रहते। जहां एक तरफ ऑस्ट्रिया को जो है कैवोर हरा देता है, वहीं दूसरी तरफ गियुसेप्पे गैरिबल्डी कहां पे अटैक कर देते हैं, साउथ पे, ठीक है, स्पेनिश लोगों पे, किंग ऑफ स्पेन बॉर्बन फैमिली पे अटैक करते हैं, तो यहाँ पे उनको हरा के स्पेनिश लोगों को यहाँ से निकाल देते हैं। तो इस तरह से इटली के अंडर में क्या क्या आ गया, नॉर्थ भी आ गया, साउथ भी आ गया। और जब नॉर्थ और साउथ इटली के अंडर में आ गया तो ये जो मिडिल सेंट्रल पार्ट है, इसके बारे में आपकी बुक में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट आई एम टेलिंग यू कि जो सेंट्रल के जो क्रिश्चियन हेड थे वो अपने आप अपनी पावर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो रियलाइज कर देते हैं कि अल्टीमेटली ओवरऑल इटली तो यूनिफाई हो ही चुका है, अब ये लोग मिलकर हम पे अटैक करें, इससे पहले वो अटैक करें, हमारी रेस्पेक्ट कम हो, हमें खुद ही पावर छोड़ देते हैं। तो ये खुद ही पावर दे देते हैं और अल्टीमेटली इटली पूरी तरह से यूनिफाई हो जाता है इन 1861 फाइनली, ठीक है। और 1861 में जो है विक्टर इमैनुअल जो सेकंड थे उनको ओवरऑल इटली का किंग जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इटली कब यूनिफाई होता है, 1861 में। अब इधर लास्ट में आपके पेज नंबर 21 में तीन चार लाइनें दे रखी है। ये दे रखी है कि इटली की पॉपुलेशन बिफोर यूनिफिकेशन इतनी इलिटरेट, इतनी इनोसेंट थी कि नेशनलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, उनको किसी बात की नॉलेज नहीं थी। वो सिर्फ सपोर्ट करती है लोकल पीजेंट, लोकल पीपल गियुसेप्पे गैरिबल्डी को अटैक करने में क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ उससे इन्फ्लुएंस है। बाकी किस बात की लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है, वहां के लोग इतने इलिटरेट, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो जैसे अपन ने भारत की आजादी में नारे दिए थे ना, भारत माता की जय, वैसे इटली में जब इधर अटैक किया जाता तो उस समय ला इटली करके जो है कुछ जो है नारे दिए जाते हैं। तो जब ये लोग बोल रहे हैं ना गियुसेप्पे गैरिबल्डी के कहने पे ला इटली, तो लोग क्या कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि जो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है ला इटली, जिसको कि इन लोगों ने जो है पकड़ लिया है, और उनको ये नहीं पता कि हम नेशनलिज्म के लिए या इटली को यूनिफाई करने के लिए लड़ने जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम विक्टर इमैनुअल की वाइफ को छुड़वाने जा रहे हैं। तो इतने भोले, इतने इलिटरेट लोग थे उस समय, उनको इस चीज की नॉलेज भी नहीं थी बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो हियर योर यूनिफिकेशन ऑफ इटली completes. Now we are moving to the unification of Britain. So students, our today's last topic is the strange case of Britain, या फिर अपन कह सकते हैं ब्रिटेन यूनिफिकेशन। तो if we talk about the Britain ना, तो बेटा ब्रिटेन में जो ये यूनिफिकेशन प्रोसेस था ना, that was not a sudden process or that was not because of any uphealing or revolt. It was a long drawn out process. तो जब भी आप ब्रिटेन यूनिफिकेशन के बारे में लिखेंगे ना, तो फर्स्ट लाइन इसी तरीके से लिखेंगे कि ब्रिटेन फॉर्म्ड आफ्टर लॉन्ग प्रोसेस नॉट बाय सडन अपहीलिंग। ब्रिटेन में कुछ भी सडन किसी रिवॉल्यूशन की वजह से या कुछ एक्ट की वजह से नहीं हुआ, ये
काफी लंबे समय तक जो है चलता रहा और लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू जो है ब्रिटेन में यूनिफिकेशन आया। तो वो स्टार्ट करने से पहले ब्रिटेन का भी मैप मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि जनरली क्या होता है बेटा, कंफ्यूजन होता है। कभी अपन ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, कभी अपन बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, कभी अपन बोलते हैं ब्रिटिश एलिस। तो इस तरीके से कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में ब्रिटेन का एक्चुअल नेम क्या है, तो कौन सा पोर्शन कहाँ इंक्लूड होगा वो समझोगे तो आपको ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नॉलेज पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन को अगर अपन पहले देखा जाए तो बिफोर द 18th सेंचुरी, आज जो अपन ब्रिटेन बोलते हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं, एक अपन लार्ज पावर बोलते हैं। अगर 18th सेंचुरी के पहले की बात की जाए ना, तो बेटा इनका कोई नामो निशानी नहीं था। एक प्रॉपर जो है ब्रिटिश इंग्लिश पीपल्स के हाथ में कोई लॉन्ग टेरिटरी या लॉन्ग जो है कह सकते हैं ब्रिटिश आइलैंड नहीं था। जो ब्रिटेन था ना, पूरा स्मॉल स्मॉल जो है इथेनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड था। मतलब पूरे ब्रिटेन में अलग अलग जगहों पे अगर बात की जाए तो अलग अलग कल्चर के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग पॉलिटिकल डोमिनेंस के, मतलब पूरी तरफ से ब्रिटेन जो है बिखरा हुआ था। मतलब उनमें कुछ भी कॉमननेस नहीं थी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी वो लोग शेयर नहीं करते थे। मतलब सबसे ज्यादा अपन बोल सकते हैं ना कि भेद जो है, डिफरेंसेस थे ना, वो ब्रिटिश में था। ब्रिटिश कोई एक राज्य नहीं था टिल दी 18th सेंचुरी या बिफोर द 18th सेंचुरी। ब्रिटेन प्रॉपर तरीके से फॉर्म हुआ ही नहीं था। तो ये फॉर्म करना एक लॉन्ग प्रोसेस था, लॉन्ग जो चैलेंजिंग टास्क था। तो एक्चुअल में मैप क्या था, ब्रिटेन में पहले क्या था कि जो नॉर्थ था ना, ये पोर्शन ब्रिटेन का ये था स्कॉटलैंड के अंदर में। तो यहाँ पे स्कॉटिश लोग रूल करते थे, उनकी अपनी अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, अलग इथेनिक कंपोजिशन था। और बेसिकली यहाँ पे जो है, अगर क्रिश्चियन धर्म में भी अगर आपने सुना हो तो बेटा क्रिश्चियन कम्युनिटीज के भी दो पार्ट्स होते हैं। कुछ होते हैं कैथोलिक्स क्रिश्चियन, कुछ होते हैं प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। जैसे हमारे पर्टिकुलर धर्मों में भी अलग अलग गोत्र अपन नहीं बोलते, उसी तरह से क्रिश्चियंस में भी कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होते हैं। तो ये जो पोर्शन था ना बेटा ब्रिटेन का, इधर लेते थे स्कॉटलैंड, और यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म के जो कैथोलिक्स होते हैं ना बेटा, वो रूल करते थे। और ये जो नीचे का पोर्शन था, यहाँ पे रूल करते थे इंग्लैंड, और ये बोलते थे इंग्लिश लैंग्वेज। ये इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं थी। वो स्कॉटिश लैंग्वेज अपना अलग इथेनिक कल्चर, यहाँ पे इंग्लिश पीपल रूल कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम थे कैथोलिक्स, यहाँ पे थे मैक्सिमम प्रोटेस्टेंट, दोनों अलग अलग तरीके के क्रिश्चियंस थे। ये नीचे का हिस्सा था थोड़ा सा वेल्स का, जो वेलिश लैंग्वेज बोलते थे, और ये साइड का ये पूरा है आयरलैंड का, जो कि आयरिश लैंग्वेज बोलते हैं। अब आयरलैंड में, ये पूरा आयरलैंड है बेटा, ये आयरलैंड में दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, नॉर्दर्न आयरलैंड और जो ये सदर्न पोर्शन है इसको अपन बोलते थे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। स्कॉटिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, वेलिश लैंग्वेज और आयरिश लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम है क्रिश्चियन धर्म के कैथोलिक्स, यहाँ है प्रोटेस्टेंट, और यहाँ पे प्रोटेस्टेंट ज्यादा और कैथोलिक्स कम है। ठीक है, इस तरीके से मैंने बता दिया आपको। अब इसमें ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल जाते हैं ना, प्लस वेल्स, ये पूरा पोर्शन कहते हैं अपन ग्रेट ब्रिटेन। जब भी अपन ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं ना, तो मैप का जो ये पूरा पोर्शन है बेटा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, दिस थ्री पोर्शन कंबाइन टू फॉर्म अ ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, मतलब ये तीनों ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। इस नीचे वाले पोर्शन को छोड़ दो बेटा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को इंक्लूड नहीं करेंगे। दिस ग्रेट ब्रिटेन, दैट इज स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड इज कॉल्ड एज यूनाइटेड किंगडम। तो जब यूनाइटेड किंगडम की बात करते हो तो ये 4 एरियाज आ जाएंगे। ठीक है, अब जब ब्रिटिश आइलैंड्स की बात करते हैं, ओवरऑल ब्रिटेन की बात करते हैं अगर अपन, तो ओवरऑल ब्रिटेन में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी मतलब ये पूरा कंबाइंड मिलकर ब्रिटिश आइल्स या फिर अपन ओवरऑल ब्रिटेन है। ये तीन मिला के ग्रेट ब्रिटेन है, ये तीन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड मिला के ये है यूनाइटेड किंगडम। तो ये मैंने बता दिया आपको पूरा मैप किस तरीके से था। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे 18th सेंचुरी के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा ना बेटा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे ज्यादा होने लगा, इंग्लैंड में। तो ये जो इंग्लिश पीपल है ना, ये धीरे धीरे इकोनॉमिकली फ्लोरिश करने लगे, रिच होने लगे तो पावरफुल होने लगे। तो जैसे यहाँ के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो रिच होने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मोनार्क के खिलाफ आवाज
उठाई, जो यहाँ पे मोनार्क रूल कर रहा था ना इंग्लिश पीपल का, बाद दूसरे देशों पे कब्जा नहीं किया, पहले उन्होंने इंटरनल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंग्लैंड जो है धीरे धीरे रिच होने लगा। तो यहाँ के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो मोनार्क से आजादी चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, पार्लियामेंट चाहते हैं, पावर चाहते हैं, इकोनॉमिक पावर तो उनके पास आ रही थी, वो पॉलिटिकल पावर भी चाह रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने रिवॉल्ट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। मैंने ये बता ही दिया आपको कि लॉन्ग प्रोसेस के बाद ब्रिटेन फॉर्म हुआ, वेरियस इथनिक ग्रुप्स रह रहे थे, मैंने आपको समझा दिया, इंग्लिश, स्कॉटिश, वेलिश और आयरिश। फिर मैंने बताया कि इंग्लैंड में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे मिडिल क्लास रेज होने लगी तो मोनार्क के खिलाफ उन्होंने रिवॉल्ट किया। दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एंड फाइनली इन 1688 यहाँ पे क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राजा भी रहेगा और जनरल पब्लिक के पास भी पावर रहेगी। अब ये धीरे धीरे कैप्चर हो गया। अब ये लोग क्या करते हैं, नाउ दे डिसाइडेड कि हमको और इकोनॉमिकली फ्लोरिश होना है, तो हमको जब तक हम यूनिफाई नहीं करेंगे, फर्दर दूसरी टेरिटरीज को अपने अंडर में नहीं मिलाएंगे, तब तक हम एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर नहीं बन सकते और तब तक हम इकोनॉमिकली और फ्लोरिश नहीं होते। तो फाइनली इंग्लैंड डिसाइडेड टू कैप्चर स्कॉटलैंड और फाइनली स्कॉटलैंड पे अटैक कर देते हैं। यहाँ पे कौन है, मैक्सिमम कैथोलिक्स और यहाँ पे प्रोटेस्टेंट। यहाँ के कैथोलिक्स यहाँ के प्रोटेस्टेंट्स को दबाने की कोशिश करते हैं, बट दे वर कंप्लीटली अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, ठीक है। और फाइनली जो है इंग्लैंड स्कॉटलैंड को अपने अंदर में मिला लेता और मिलाते ही क्या बन जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। पहले ये स्कॉटलैंड अलग है, इंग्लैंड अलग है। जब इंग्लैंड स्कॉटलैंड को अपने अंडर मिला देता है तो देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और जब इंग्लैंड स्कॉटलैंड पे अटैक करता है तो स्कॉटलैंड के लोगों की स्कॉटिश लैंग्वेज, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पे वर्ड दे रखा है गैलिक लैंग्वेज, उसको पूरी तरह से फॉरबिडन कर दिया जाता है और अब उनको वो लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया जाता है। उनके कल्चर पर अटैक किया जाता है, कैथोलिक्स को उनके कल्चर फॉलो करने से मना किया जाता है और टोटली इंग्लिश को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से शुरू हो जाता है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में आपस में रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाते हैं और इस रिवॉल्ट के दौरान स्कॉटलैंड जो है पूरी तरह से अपनी कल्चरल पॉलिटिकल आइडेंटिटी को लूज कर देता है और पूरे इस एरिया में इंग्लिश लोग जो है रूल करना शुरू कर देते हैं और एक बार इस पे कैप्चर कर लेते हैं। आफ्टरवर्ड्स दे मूव टू नॉर्दर्न आयरलैंड और यहाँ के जो इंग्लिश पीपल है जो कि प्रोटेस्टेंट्स है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन वो सपोर्ट करते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट यहाँ पे है ना बेटा, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ के जो कैथोलिक्स है वो इनको अपोज करने की कोशिश करते हैं और एक कैथोलिक रिवॉल्यूशनरी का नाम भी दे रखा है आपका, दे रखा है वॉल्फ टोन जो है आयरिश लोगों के साथ मिलकर जो है उनको अपोज करने की कोशिश करता है, पर उसको सप्रेस कर दिया जाता है और फाइनली स्कॉटलैंड के बाद जो है आयरलैंड पे भी इंग्लैंड कैप्चर कर लेता है और अल्टीमेटली जो है ब्रिटेन यूनिफाई हो जाता है। और ब्रिटेन यूनिफिकेशन के साथ ही ब्रिटेन का एक नया फ्लैग यहाँ पे दे रखा है वर्ड यूनियन जैक, एक न्यू जो है यूनिफिकेशन का सिंबल के तौर पे न्यू फ्लैग इंट्रोड्यूस होता है ब्रिटेन का, प्लस न्यू नेशनल एंथम आ जाती है ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के बाद, गॉड सेव अवर नोबल किंग। और वहीं से ही नई जो है ये जो अलग अलग लैंग्वेजेस थी उनको हटा के पूरे ओवरऑल ब्रिटेन में जो है ब्रिटिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो पहले ब्रिटेन कैप्चर करता है स्कॉटलैंड पे और फिर उसके बाद आयरलैंड को कैप्चर करता है। स्कॉटलैंड को कैप्चर करके इंग्लैंड बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड को कैप्चर करके बन जाता है यूनाइटेड किंगडम और इसको कैप्चर करने के बाद इसे कैप्चर किया जाता है और अल्टीमेटली ये बन जाता है पूरा ब्रिटिश आइलैंड्स या ब्रिटिश आइलेसेस ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल ब्रिटेन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और यूनिफिकेशन के बाद न्यू लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज ओवरऑल इंट्रोड्यूस हो रही है, नया फ्लैग आ रहा है, नई नेशनल एंथम आ रही है। तो दिस वाज द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन 1801। Here it ends। तो आज इतना ही किया है, ये तीनों क्वेश्चंस आप नोटबुक में कर लेना बेटा। थैंक यू।